हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोलीय दर्पण से रिलेटेड उसके ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बारे में समझने का प्रयास किया था। आज हमारी जो बातचीत होने वाली है गोलीय दर्पण, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं पढ़ा था। बस ये हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। और उसमें हम लोगों ने फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आइए हमारी जो बातचीत होने वाली है वो टोटली बातचीत होने वाली है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में। तो आज हम लोग बिना विलंब किए आगे हम बढ़ते हैं और हमारा जो बातचीत होने वाली है वो उत्तल दर्पण से पहले होने वाली है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। आज हम लोग सर्वप्रथम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास किया था पिछली वीडियो में कि उत्तल दर्पण क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह को पृष्ठ भी कहा जा सकता है, जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण कैसे है, जैसे मैंने देखिए आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा जरा से यहाँ पे। इस तरह से मैंने एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी कोई दर्पण का दायां तरफ कलई किया जाता है, दायां तरफ कलई किया जाता है। तो देखिए, तो कलई अगर इसको करते हैं इधर दायां तरफ से, इस तरह से कलई कर दी और कलई करने के बाद जो प्रवर्तक सतह हुआ, प्रवर्तक कहने का मतलब कि जिस ओर प्रकाश जाती हो। अब प्रकाश इस तरफ जाएगी और प्रकाश इस तरफ जाएगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रवर्तक सतह। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जिस गोलीय दर्पण का, ये गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस तरफ प्रकाश जाएगी वह उठा हुआ हो, देखिए उठा हुआ है, दूसरे लैंग्वेज में कहे तो उभरा हुआ हो कह सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। यह आपकी उत्तल दर्पण हो गई। आप समझ सकते हो उत्तल दर्पण अगर आपसे कोई पूछे किसे कहते हैं तो आप सिंपली बोलिएगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस उत्तल दर्पण को अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं डिफिनेशन कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह को पृष्ठ भी हम लोग कह सकते हैं, उठा हुआ हो अर्थात उभरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से परावर्तक सतह उठा हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आया। इस दर्पण को, उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर कहने का मतलब हुआ अपसारी दर्पण। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। आखिर अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो अपसारी का मतलब हुआ कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देना। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि इसे, या लिख सकते हैं आप उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब होता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर अपसारी क्या होता है, अपसारी का कहने का तात्पर्य क्या हुआ। तो अपसारी कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि किरणों को फैला देना, देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये उत्तल दर्पण हुआ आपका। और अगर उत्तल दर्पण में आप जानते ही है कि अगर इधर से प्रकाश की किरणें जाएगी तो प्रकाश की किरण जा रही है, आपतित किरण है, दर्पण से टकराने के बाद यूं जाएगी और यूं इधर गुजर जाएगी, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए इधर चला गया, इधर से जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर से जाएगा, आगे से यहाँ से हो सकता है इधर आ जाए,
इधर से गया, हो सकता है इधर चला जाए। तो आप देख सकते हैं कि दर्पण से टकराने के बाद किरणें जो है कि फैल जा रही है, ठीक है ना। अनंत से आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, टकराने के बाद फैल जाती है, और इसी फैलने की वजह से इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप सिंपली उसे बता सकते हो क्योंकि है ना, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित के बाद है ना चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों ओर फैल जाती है, और इस फैलने के कारण ही इसे हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इस तरह से टकरा करके चारों ओर फैल जाएगी, आपका फैलना ही आपका अपसारी दर्पण कहने का रीजन बनता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि सर बता दो आप उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में बताओ, प्रतिबिंब कैसा बनती है। तो आप जान लीजिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, और एक केस और है कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। दो केस याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के लिए पर्याप्त होगा कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और दूसरा केस में ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। अब बात आता है कि इसका सर ये आकार बता दो आप। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा 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 वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। यानी कि आप समझ लीजिए एक लाइन में कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और आभासी बनाता है, हमेशा। इसलिए इसे आप कभी मत भूलिएगा, कई बार एग्जामिनेशन पूछ देता है कि उत्तल दर्पण से प्रायः प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो आप सिंपली जान लीजिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा के लिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है ना वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो दर्पण में आप समझ लीजिए इस चीज को, अगर मैं आपको लिख दूं तो इस तरह से लिखेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में जरा सा ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए, जो चीज मैंने बोला उसको मैं लिख देता हूं, इसी चीज को, कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनते हैं, सदैव दर्पण के पीछे, सदैव दर्पण के पीछे एवं फोकस और ध्रुव के, अभी अभी मैंने बताया कि फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल रूप से। आप उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे एवं फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में बनता है, जो कि वस्तु से हमेशा छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है, सीधा बनता है। आप इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कि सदैव जो है कि दर्पण के पीछे बनेगा। पहला केस याद रखिएगा कि सदैव दर्पण के पीछे, और दूसरा कि फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब कैसा बनेगा, तो आप जान लीजिए कि वह हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और आभासी और सीधा, वर्चुअल बनेगा, इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा इमेज उत्तल दर्पण में। अब इस उत्तल दर्पण के बारे में आप लोगों ने प्रतिबिंब की स्थिति को जाना। अब हम लोग उत्तल दर्पण में ये उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं विद्यार्थियों। तो अब हम लोग उत्तल दर्पण में उपयोग जानेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अब इसका उपयोग के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है मोटर कारों वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य जिसको कह सकते हैं, पीछे वाले वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। मोटर वाहनों के या फिर कह सकते हो कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न आता है कि सर मोटर गाड़ियों के या गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्यार्थियों आप जान लीजिए कि उत्तल दर्पण जो ऐसा दर्पण है वह किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और वो जो है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है
दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, और दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण किसी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को है ना कवर करके छोटा करके दिखाएगा। आप बात को समझिएगा। कहने का मतलब है कि ये देखिए, यहाँ पे गाड़ियां, यहाँ पे गाड़ियां, इधर गाड़ियां हैं, इस तरह से पीछे कोई भी वस्तु हो, गाड़ी हो या और भी कोई चीज हो, और ये हमारी कार में मिरर लगी हुई है, इस तरह से उत्तल दर्पण लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से उत्तल दर्पण लगी हुई है। तो इसका काम यह है कि इस बड़ा सा क्षेत्र को, उत्तल दर्पण का काम ही होता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने कहने का मतलब हुआ कि वह काफी दूरी तक भी वस्तुओं को जैसे कि कवर करके आपको, और इन तमाम वस्तुओं को छोटा करके और इतना ही क्षेत्र में आपको दिखा देगा। ठीक है, आपको दिखा देगा, और जब आपको दिखा देगा तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर या कोई भी हो सतर्क हो जाता है कि पीछे से वस्तु आ रही है, गाड़ी आ रही है ना, क्योंकि बड़े क्षेत्र को वो छोटा करके दिखा देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के या वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप जान लीजिएगा कि उत्तल दर्पण है ना किसी बड़े क्षेत्र के वस्तुओं को छोटे क्षेत्र में करके दिखाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो पहला हम लोग समझ गए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसे कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। अब वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जान लीजिए उत्तल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि उत्तल दर्पण जो है से कि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण किसी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को छोटे क्षेत्र में करके और दिखा देता है। इसीलिए है ना उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगर चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे किसी बड़े क्षेत्र को है ना बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को है ना छोटे क्षेत्र में करके दिखाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब हम लोग इसका दूसरा उपयोग को जानेंगे। इसका दूसरा उपयोग होता है सड़क में लगे लैंपों में। सड़क में लगे लैंप। अब सड़क में आप लोग लैंप लगे देखे होंगे। लैंप कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, स्ट्रीट लाइट जिसको कहते हैं, स्ट्रीट लाइट। आप लोग स्ट्रीट लाइट देखे होंगे, गली में लगा हुआ लाइट रहता है इस तरह से। देखिए इस तरह से आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इस तरह से देख लीजिए आप। इस तरह से सड़क में लगे हुए रहते हैं लाइट, इस तरह से लगे हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से लाइट आपको यहाँ पे लगा देगा आपका इस तरह से। ये देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है ना। और बाहर से इस तरह से वो अथी लगा देगा, इससे आपको कवर, ये कवर लगा देगा यहाँ पर इसे लाइट इस तरह से, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, प्रश्न आता है ये, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पहले ही हम लोग बोले कि इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। सारी का मतलब हुआ क्या कि प्रकाश की किरणों को फैला देना। अब होता क्या है कि स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब ये किरण पड़ती है इस कांच पे पड़ती है ना, जब बार एक आवरण जो कवर लगा हुआ रहता है, वो आप ये मत समझिएगा कि बाहर से जो कवर लगाया हुआ रहता है वो दर्पण लगा हुआ होता है, नहीं, उसके अंदर में दर्पण लगा हुआ होता है। अभी दर्पण पर जब टकराती है तो टकराने के बाद उत्तल दर्पण का काम है कि बस प्रकाश को इस तरह से फैला देना, सीधा निकाल देगा, इस तरह से फैला देता है। और जब फैला देता है इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग है ना स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं, यानी सड़क में लगे लैंपों के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो सही प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज आप समझ गए होंगे, और इस तरह से उत्तल दर्पण में आप इतना चीज को जान लीजिए। उत्तल दर्पण में आपको इससे ज्यादा कहीं कुछ पूछेगा नहीं, आप समझ लीजिए। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक की चीजों को देखिए और लिखिए। अब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो उत्तल दर्पण के बारे में आज का हमारा क्लास रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसमें मिरर के बारे में समझेंगे, इमेज के बारे में समझेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, है ना, लाइक बटन को दबाएं और शेयर दबा के कीजिए ताकि और भी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।